वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एएलपी सीबीजी 2 के लिए सेट नंबर 12 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का होने वाला है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, टोटल मैं अभी आप लोग के बीच में 11 सेट अपलोड कर चुका हूँ और साथ में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने अपलोड कर चुका हूँ। अब मेरा एक प्लानिंग था फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि आप लोग को जो अपकमिंग जो वीडियो दूंगा उसमें आप लोग देखे होंगे क्वार्टरली क्लासेस, जो कि काफ़ी स्टैंड्स है आप लोगों के लिए, काफ़ी फ्रूटफुल के रूप में आप लोगों के बीच में स्टैंड्स है। तो मैं चाह रहा था आप लोगों के भी बीच में आप लोगों को उनका नोट्स होगा, तो मैं चाह रहा था कि लास्ट टाइम उनका भी एक पीडीएफ जो आप लोग को देखे होंगे, जो जिन्होंने सर आप लोगों के बीच में टेलीग्राम की मदद से आप लोग बीच में शेयर किए, अगर नहीं डाउनलोड है तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। उनका ऐसा पीडीएफ कहीं नहीं मिला, बहुत ही एक अच्छा शॉर्ट नोट्स है। तो मैं चाह रहा था इस क्लासेस के अंतर्गत मैं उस चीज़ को भी एक ऐड कर दूं और बहुत सारे और भी कंटेंट को उसमें ऐड कर दूं, जो अभी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का वेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग लिखते हैं हाँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2 दिन बाद में उसमें और बहुत सारे कंटेंट को ऐड करके उस वीडियो को पूरे के पूरे, यानी कि जो 14 पेज था उस चीज़ को मैं एक बार पूरे क्लास में सबसे लगभग 2 घंटे या 2 घंटे का जो क्लास होगा उसमें पूरे के पूरे ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा, अगर आप लोग क्लास करते हैं तो लास्ट में पूरा आप लोग का बूस्टअप के रूप में आप लोग का तैयार हो जाएगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को सामने और ऐड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा। क्लियर है? मैं आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का रिप्लाई को वेट करूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखता हूँ क्या आ गया। एक किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है, यदि प्राथमिक धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग वितरण धारा ट्रांसफार्मर का अनुपात होता है के बराबर हम लोग लिखते हैं N/N2, N1/N2 लिखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसी के रिगार्डिंग आप लोग लिखते होंगे तो सबसे पहले फार्मूला होता है के इक्वल टू होता है फ्रेंड्स Ny/N2, N1/N2 इक्वल टू करंट के लिए अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं I2/I1 करते हैं। क्लियर है? अब इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं N1, तो N1 का अगर आप लोग देखिएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रथम भेरा 100 लिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे 100 लिख दें। क्लियर है? अब आप लोग को निकालने पर आप लोग को टोटल रेशियो दिया है, तो सिंपल में आप लोग को यहाँ पे दिया 100 दिख रहा। अब प्राथमिक धारा आप लोग को दिया हुआ वो है 100 और हम लोग को द्वितीय धारा निकाला, तो I2 बाई क्या लिखेंगे 100। और आप लोग को I2 के लिए इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सिंपल में 100 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो टोटल जिसमें 4 है, यानी 4 जीरो जिसमें आता आप लोग को आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, आप लोग को फार्मूला इससे याद करना पड़ेगा। के का फार्मूला का निकालते हैं, तो देखिए N1/N2 कीजिएगा, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 कर दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग अगला कीजिएगा तो यहाँ पे I2/I1 होता है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग याद रखें, करंट अपोजिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों के का कोड इस प्रकार है कि पहले लाल, देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना पड़े, ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को पेपर में आ सकता है। पहला बोरा लाल है, उसके बाद बोरा पीला है, देख लीजिए सेकेंड में आप लोग का बोरा पीला है, उसके बाद तो लिख रहा भूरा कलर, यानी कि भूरा कलर मैं मान लेता हूँ। फिर अंत में लिख रहा आप लोग का सिल्वर कलर है। तो प्रतिरोध का रंग बताना है। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, उस ट्रिक को यूज कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक नाम बताना चाहता हूँ, उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग बोलिए, देखिए आप लोग के बीच में बोल रहा हूँ बीबी रॉय, आप लोग बोलिए बीबी रॉय, आगे सबसे पहले बोलिए बीबी रॉय, बीबी रॉय बोलिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर बोलिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी वेरी गुड वाइफ, यहाँ तक अगर आप लोग बोलिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्लियर है? अब इसके बाद सब कोई भी वाइफ चाहती है कि उसके पास सोना चांदी हो या फिर सोना और चांदी जैसा बच्चा हो, तो इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? और लास्ट में नो कलर लिखते हैं। तो देखिए, और हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कलर कोड स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2, उसी प्रकार है 3 4 5, फिर 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, और एस के जगह पे लिखेंगे 10⁻⁻1 करेंगे। उसी प्रकार सी के जगह पे लिखेंगे 10⁻²। आप लोग को इसके लिए एक मैं ट्रिक देता हूं जो आप लोग कभी नहीं भूलेगा। देखिए फ्रेंड, वॉयलेट के लिए लिखिएगा तो आप लोग ऑलरेडी देखेंगे रेनबो में कुल 7 कलर होता है, तो वी से स्टार्ट होता है, तो आप लोग इस टाइप से वी के लिए हमेशा 7 को याद कर सकते हैं, इसे कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? और आप लोग को सेटिंग करना है। देखिए पहला बोला था लाल, तो फ्रेंड्स अगर लाल के लिए देखिएगा तो लाल के लिए आपको कोड क्या लिख रहा है 2, तो हम लोग सबसे पहले 2 लिखेंगे। क्लियर है? फिर लिख रहा था आप लोग के बीच में पीला, तो पीला को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 4 लिख रहा था, 2 और 4, 2 4 कर देंगे। फार्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है R1 × R2 की जगह। क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं R3, फिर +- R4 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रॉस में लिखेंगे
R3। तो R3 के कलर आप लोग को लिख रहा है भूरा। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग को जब थर्ड स्टेप में जाए R3 के लिए लिखने जाते हैं तो आप लोग शुरू में लिखते हैं 10⁻0, फिर लिखते हैं 10⁻1, फिर इसी प्रकार 10⁻2 इस टाइप से लेके जाते हैं। तो भूरा को अगर आप लोग देखते हैं तो सिंपल में 10 क्या होगा 1 होगा। तो 10⁻1 यानी कि केवल 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप लोग को लिखना पड़ेगा, अंत में सिल्वर है, होपफुली देख सकते हैं सिल्वर यानी सोना चांदी। तो एस यानी क्या हो गया, एस यानी आप लोग को लिखना सोना होता, सी फोर होता चांदी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सिल्वर का जो कलर होगा 10, सी यानी सिल्वर, तो इसका जो कलर होगा 10% होगा। तो यानी कि इसके अनुसार से प्लस माइनस आपको 10% करना पड़ेगा। तो 24 इसको 10 से गुना कीजिए तो कितना होगा 240 हो जाएगा। तो राइट आंसर किए तो 240 प्लस माइनस 10% इज द राइट आंसर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को जो मैं बता रहा था फार्मूला को याद कर लीजिए। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसका फार्मूला जो आप लोग यूज करते हैं। देखिए आर के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा ए क्रॉस बी कर दीजिएगा, फिर क्रॉस कीजिए 10⁻C, सॉरी यहाँ पे करना चाहते हैं तो 10⁻C कर दीजिए, प्लस माइनस D% में लिख दीजिएगा। ये होता है मेन रियल फार्मूला। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की बातें करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसे हम लोग रो से डिनोटेड करते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ होता है। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे रेजिस्टेंस कैसे हमारा क्या होता है ओम होता है, वही एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब लेंथ का क्या होता है मीटर होता है। ये मीटर से मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो आप लोगों के सामने क्या बचा ओम मीटर बचा। तो यही आप लोग का एसआई यूनिट होता है। यानी कि देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रा का ओ मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध केवल दो चीज़ पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल दो चीज़ पर निर्भर करता है, वो दोनों चीज़ को मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। उसके साथ साथ वो जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा, केवल यह दो चीज़ पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग के बीच में बता दिया हूँ। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, यानी कि निम्नलिखित में कौन एक इंसुलेटर होगा। तो देखिए सोना चांदी सोना तांबा फाइबर और पित्तल। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोग का फाइबर एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। चालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे और साथ साथ अर्धचालक किसे कहते हैं। ऑलरेडी देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है सिल्वर होता है। देखिए अगर आप लोग गिनती लिखते 1 से 8 तक लिखिए, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, हाँ 1 2 3 फिर 4 लिखिए, 5 6 यहाँ पे फिर लिखिए 7, यहाँ पे 8 लिखिए। देखिएगा सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसमें बीचों बीच में क्या संख्या है 4 है, तो 4 के पहले यानी 4 के बाएं साइड जो आता है उसे बोलेंगे चालक। यानी किसी का अगर यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वैलेंसी अगर 1 2 3 आता है तो उसे बोलेंगे चालक, और जिसमें वैलेंसी जिसका 1 आ रहा है वो सबसे मोस्टली चालक होगा। क्लियर है। और वही 4 के बाद आप लोग को कुछ आता है यानी 5 6 7 8 आता है तो इसको बोलेंगे कुचालक के रूप में बोलेंगे, और 8 जिसका तो वो सबसे ज़्यादा कुचालक होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें याद रखिएगा जो बीच में 4 आता है यानी 4 किसी का वैलेंसी आ रहा है, तो जैसे कि सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का होता है, तो इसे बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं। ये ट्रिक को आप लोग अपना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए वैसे मैं पी टाइप और एन टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को सारी ट्रिक को मैं बता दूंगा एक ही वीडियो में। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है सेत यानी कवच, कोर, वेल्डिंग या आर्मेरिंग। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे आर्मेरिंग केबल को यांत्रिक आघात के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा केबल का आर्मरिंग जस्तीकृत इस्पात या एल्युमिनियम के तारों की पत्तियों से मिलकर बना होता है। यानी कि यहाँ से दो चीज़ याद रखिए, आर्मरिंग जो बनता है केबल का वह जस्ता यानी कि जिंक का इस्पात या एल्युमिनियम के तारों से के पत्तियों से मिलकर बना होता है। क्लियर है। चलिए अब वही बातें करना चाहता हूँ केबल की संरचना के बारे में। सबसे पहले आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स उस चीज़ को याद रखिएगा। केबल की जो संरचना होता है, देखिए सबसे पहले देखिए केबल कहाँ लिखा, देखिए केबल का जब संरचना करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग कंडक्टर को ऐड करते हैं। क्या जोड़ते हैं, कंडक्टर को, फिर इंसुलेटर को ऐड करते हैं, फिर इसमें हम लोग लीड को करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग शीट को करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पूरे का पूरा लिख देता हूँ। देखिए केबल की संरचना जब करते हैं तो सबसे पहले इसमें कंडक्टर ऐड करते हैं, फिर इंसुलेटर होता है, इसमें क्या होता है इंसुलेटर होता है, उसके बाद लीड
लीड सीट लेते हैं, उसके बाद बीडिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, बीडिंग लेते हैं, उसके बाद आर्मरिंग लेते हैं, क्लियर है, और उसके बाद सर्विंग करते हैं, क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं। ये होता आप लोग का इसका कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही आप लोग को क्वेश्चन बोला था, कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध की केबल की रक्षा कौन करेगा, तो ऑलरेडी आप लोग को बताया था आर्मरिंग करेगा। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, और आजकल जो केबल का प्रयोग किया जाता है वह वितरण एवं संचरण के लिए ही किया जाता है। चलिए, अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिख रहा, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों का ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का सॉल्व करना अनिवार्य है। तो देखिए, ब्रिटानिया जोड़ आप लोग पढ़े भी होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो देखिए, ब्रिटानिया जोड़ जो होता है वह वातावरण से परिवर्तन और कंपन के कारण हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अब याद रखिए, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट का देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि है। तो फ्रेंड देखिए, ऑप्शन लिख रहा है, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग लगने की एक संभावना होती है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हमेशा यानी कि आग लगने की खतरा कोई संभावना बढ़ती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका जो वोल्टेज होता है यानी 6.6 केवी से लेके आप लोग का 130 केवी के बीच में होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तेल से भरे और गैस दाब केबल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान में रखिएगा, इसके लिए हमेशा तेल से भरे और गैस दाब का केबल का उपयोग 66 केवी से लेकर 132 केवी के लिए किया जाता है, यानी 66 केवी से लेकर 132 केवी तक के लिए। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें, इस केबल में इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, क्लियर है। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत का समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों आयनों का द्रव्यमान किसके समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहेंगे फैराडे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम के। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, एम इज क्या होता है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आई लेते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो देखिए इसके अनुसार निकालिए। देखिए, एम क्या होता है, आयनों का द्रव्यमान होता है, आई क्या होता है, करंट होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है, जेड जो होता है आप लोग का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग किया तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल क्या होता है, जेड होता है, ये होता है, क्लियर है। अर्थात तो यहाँ पे आप लोग बोला किसके समान होता है, उसके आयनों का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। तो ऑलरेडी आप लोग को इसमें क्या बताया, जेड का। तो जेड को क्या बोला था, रासायनिक तुल्यांक पर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़े। देखिए, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखे थे, जेड आई टी, ये लिखे थे। और यहाँ पे जो जेड है फ्रेंड्स, वह याद रखिएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय कितना होता है। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में चार्ज का जो समय होता है लगभग आधा होता है। क्या होता है ये, लगभग आधा होता है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग बैटरी चार्ज करते हैं, देखिए इसमें दो कंडीशन होता है, याद रखिएगा। जब बैटरी इसमें देखिए, जब बैटरी चार्ज करते हैं तो सबसे पहले उसमें याद एक होता है PBO, ये होता है आप लोग का एनोड के रूप में, लेकिन ये होता है एनोड के रूप में चार्जिंग के समय, क्लियर है। और वही कैथोड के रूप में होता है PbO2 होता है। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MMF का पूर्ण रूप क्या होता है। सबसे पहले बातें करना चाहेंगे MMF का। देखिए, एम फोर होता है देखिए MMF का फुल फॉर्म आगे जानिए। सबसे पहले फ्रेंड इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। MMF का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। सबसे पहले बातें करना चाहिए होता क्या है। तो देखिए, इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है, क्लियर है। यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल होता है, यानी कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं, MMF बोलते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग करंट के बारे में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो करंट में जिस टाइप से हम लोग ओम के नियम के आवाज़ जा रहा ना, हाँ। तो फ्रेंड्स, करंट में आप लोग पढ़े होंगे जिस टाइप से अप्लाइड EMF, देखिए आप लोग लिखे होंगे EMF। तो EMF बराबर क्या लिखते होंगे, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग लिखते होंगे करंट। देखिए, करंट इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस लिखते हैं, यानी कि करंट प्रवाह हो रहा है, रेजिस्टेंस उसका रुकावट करता है। जस्ट लाइक सेम हम लोग इसमें अगर चुंबक की बातें करना चाहते हैं तो EMF के जगह पे हम लोग लिखते हैं
इसके जगह पे लिखते हैं MMF लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MMF। तो इसके बाद जिस प्रकार वहाँ पे करंट होता है तो यहाँ पे जो होता है वो फ्लक्स होता है। क्या होता है? MMF में क्या होता है? फ्लक्स होता है। और जहाँ पे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे हम लेते हैं रिलक्टेंस लेते हैं, RECULANT, रिलक्टेंस लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी MMF का फॉर्मूला निकालते हैं तो फ्लक्स गुना रिलक्टेंस लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं चुंबकीय वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या और परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? ये होता है। अब देखिए इसका यूनिट अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका यूनिट अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए MMF का, तो इसका जो यूनिट अगर निकाले तो NI आता है। क्या आता है? NI आता है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, देखिए सबसे पहले MMF का यूनिट अगर निकाले तो AI होता है। क्या होता है? AI होता है, यानी कि टर्न की संख्या गुना I होता है। क्लियर है? और फ्लक्स को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या होता है? वेबर होता है। वेबर कर देंगे। आप लोग रिलक्टेंस का निकालना था तो यहाँ से रिलक्टेंस का अगर निकालेगा तो सिंपल में आप लोग सकते हैं यहाँ पे लिखिएगा आप लोग इक्वेशन AI/W भी आएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। एक में आप लोग को 3 में बता दिया हूँ। अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है MMF का ऐसा यूनिट क्या होता है तो सिंपल में याद रखिए एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और रिलक्टेंस का बोलेगा तो एम्पियर टर्न बटा फ्लक्स के लिए यानी WB कीजिए, यानी वेबर कीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए सैथेल्य हानि किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो हिस्टेरेसिस लॉ किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आगे जाते हैं तो ये आप लोग को जो पहला लिख रहा है ये कॉपर लॉस का हो रहा है तो ये आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड भी कॉपर लॉस का ही लिख रहे हैं तो इसे भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। वही बातें करना चाहते हैं थर्ड का, तो थर्ड को अगर देखने में क्या बताता स्क्वायर अगर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस बोलते हैं, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट में आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो हमेशा याद रखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ हिस्टेरेसिस लॉस, यानी WH का जो फार्मूला होता है सबसे पहले N लिखते हैं। क्या बोलते हैं? N आपका होता है हिस्टेरेसिस नियंत्रक होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखते हैं B मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। क्लियर है? अब इसके पावर में लिखते हैं हमेशा 1.6 लिखते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि F लिखते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं इसका वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम यानी कोर का आयतन लिखते हैं और ये हमेशा वाट में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर D को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा यह एक प्रकार के चुंबकीय हानि होती है जो चुंबकन और विचुंबकन के कारण उत्पन्न होती है और इसे दूर करने हेतु उच्च गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ जैसे सिलिकॉन स्टील यानी CRGO आदि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उच्च गुणवत्ता वाले चुंबकीय पदार्थ जैसे तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जो फार्मूला लिख रहा था आप लोग का एडी करंट का फार्मूला लिख रहा था। चलिए एक क्लास में देखिए बहुत सारे मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आप लोग का, बुक का भी देता हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालित भार जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक हो जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बातें करना चाहता हूँ शक्ति गुणांक के बारे में। देखिए याद रखिए कैपेसिटर जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है? एकक होगा या अनंत होगा या बैकवर्ड होगा या फिर अग्रगामी होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर D, यानी कि इसका राइट आंसर फॉरवर्ड होगा। यानी फॉरवर्ड यानी क्या होगा फ्रेंड्स? आगे बढ़ेगा। ये अग्रगामी होता है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। इसके लिए मेरे पास सिविल का एक ट्रिक था, देखता हूँ अगर अप्लाई हो गया तो मैं इसी के रूप में बता दूंगा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, सिविल होता है CIVIL। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या आप लिख रहे हैं, तो देखिए C4 होता है आप लोग का कंडक्टर कैपेसिटर होता है और L4 होता है इंडक्टेंस होता है। ये दोनों के लिए रूप में बता रहा हूँ, लैगिंग कब करता है और लीडिंग कब करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए कैपेसिटर में याद रखिएगा, देखिए शुरू में क्या रहा I, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वह लीड करता है। क्या करता है? वह लीड करता है। क्लियर है? उसी प्रकार जो भी होता है बाद में आ रहा है तो ये क्या करेगा? लैग करता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बातें करना चाहते हैं इंडक्टेंस में, तो इंडक्टेंस में देखिए ये भी क्या रहा? पहले आ रहा, तो भी जो होता है यानी विभवांतर जो होता है वो आप लोग का लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है। और I क्या होता है? लैग करता है। क्या करता है? ये लैग करता है। ये होता है इंडक्टेंस में। तो आप लोग देखिए कैपेसिटर जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक, तो इसका अर्थ होता है शक्ति गुणांक, इसमें कैपेसिटर जुड़ने पे क्या करता है? लीड करता है। तो राइट आंसर कीजिए तो अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड आप लोग का राइट आंसर होता है। यानी ऑप्शन नंबर D को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक अग्रगामी हो जाता है तथा इंडक्टिव लोड क्या हो जाता है, ये होता है पश्चगामी यानी कि लैगिंग करने लगता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रतिरोधी परिपथ में पीएफ यानी पीक फैक्टर को निम्न पीएफ इकाई होता है। यानी कि प्रतिरोधी परिपथ में देखिए तीन चीज़ मैं आप लोगों को भी बताया था। सबसे पहले कैपेसिटी, देखिए तीन चीज़ होता है। सबसे पहले फ्रेंड इसमें तीन चीज़ होता है, तीनों को आप लोग याद कर लीजिए। एक होता है कैपेसिटर लोड, तो कैपेसिटर में लोड लिख दिया हूँ। एक होता है आप लोगों के सामने इंडक्शन लोड लिख दिया हूँ। और एक और आप लोग के सामने होता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंसिव लोड, देखिए रेजिस्टेंस लोड होता है। ये तीनों का कंडीशन आप लोग को याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी चीज़ में यानी कि कैपेसिटर लोड में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है, ये आप लोग का लीड करता है। क्या करता है, ये लीड करता है यानी कि फॉरवर्ड होता है। ये फॉरवर्ड होता है या फिर लीड कर सकते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार यानी कि हम लोग सिंपल वे में लीड कर देते हैं। देखिए आप लोग को याद रहेगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीड करते हैं। और इंडक्टिव में क्या करते हैं, तो लैग करता है यानी लैगिंग करता है। और वही आरएल में बात करते हैं तो ये कुछ नहीं होता यानी यूनिटी रहता है। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए। इसके साथ साथ पीएफ यानी पावर फैक्टर का अधिकतम जो मान होता है वह 1 होता है। अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए 0.876 के ऊपर पावर फैक्टर को निम्न पावर फैक्टर नहीं माना जाता है। तो ये सब सारी चीज़ को देखिए, केवल आप लोग को यहीं पर मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ। तो राइट आंसर था आप लोग को फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन आवृत्ति क्या है। होपफुली आप लोग को पढ़े भी होंगे, अब मैं बहुत बार डिस्कस भी किया था। देखिए अमेरिका में जो आवृत्ति जो होता है बिजली का वह 60 हर्ट्स होता है। क्या होता है, 60 हर्ट्स होता है। क्लियर है। अब भारत में कितना होता है, 50 हर्ट्स होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। वही बिजली का उत्पादन भारत में, देखिए बिजली को देखिए भारत में तो होता है 50 हर्ट्स होता है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं। और इसका पोलराइजेशन में देखिए तो ±3% होता है। लेकिन याद रखिए बिजली का उत्पादन भारत में 11 किलो वोल्ट यानी 11 किलो वोल्ट पर होता है, जबकि अमेरिका में अगर बात करना चाहते हैं ना तो वह 33 किलो वोल्ट पर होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बातें करना चाहते हैं आवृत्ति का, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में की गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसे हम लोग ऐप से सूचित करते हैं। इसका देखिए ऐप का फॉर्मूला तो 1/t है। 1/t को बोलते हैं मीटर इनवर्स बोलते हैं। क्लियर है। और इसी को बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया तो ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल वे में देखिए जब भी शॉर्ट करा 5 ओम प्रतिरोधक क्या होगा, शॉर्ट कर गया तो ए और बी के बीच प्रतिरोधी क्या होगा। सबसे पहले आप देखिएगा अगर 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो जाएगा तो 1 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये हो गया तो 1 ओम में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है। अर्थात वह अप्रभावी रहेगा यानी कि कुल इफेक्टिव प्रतिरोध जो होगा वह 1 ही ओम रहेगा। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टर प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों का आवश्यकता होती है। होपफुली फ्रेंड्स मैं कल वीडियो में बताया था 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टर प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं यानी कि 2 वाट मीटर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन के लिए 3 वाट मीटर का आवश्यकता होती है। फिर से सुनेगा 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन के लिए देखिए एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए 2 मीटर का प्रयोग करते हैं, 2 वाट मीटर का। लेकिन 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन के लिए 3 वाट मीटर की आवश्यकता हो गई जब भार असंतुलित रह गया। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ होता है। अगर भार संतुलित है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर भार संतुलित है आपका, अगर आप लोग का संतुलित है इसमें तो 2 वाट मीटर का आवश्यकता होता है। लेकिन वही भार अगर असंतुलित है यानी कि इनबैलेंस है तो उसके लिए हमारे लिए 3 वाट मीटर का आवश्यकता होता है। ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा 3 फेज 4 वायर स्टार संतुलित भार के लिए 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। यानी कि संतुलित, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, संतुलित के लिए 1 होता है, असंतुलित के लिए 3 होता है। क्लियर है। और शक्ति का मापन के लिए देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ एक ही बार में लिख देता हूँ। शक्ति का मापन के लिए अगर बोले शक्ति का मापन के लिए बोलेंगे तो शक्ति के मापन के लिए बोलेंगे तो दो वाट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए शक्ति की माप बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मैं खुद हो गया था। शक्ति की माप अगर बोलेंगे तो 2 होता है। क्लियर है। वही संतुलित बोलेंगे तो अभी जस्ट मैं बताया था। देखिए संतुलित की बातें करना चाहता हूं तो 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। वही असंतुलित भार के लिए बातें करना चाहता हूं तो उसके लिए आप लोग क्या लिखिएगा, तो ऑलरेडी 3 लिखिएगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफर अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलम का ईएमएफ 220 वोल्ट है तो द्वितीय कुंडलम का ईएमएफ का मान क्या होगा। सिंपल वे में सबसे पहले देखिए रेशियो दिए गए तो के को हम लोग बोलते हैं रेशियो, तो रेशियो का वैल्यू देखिएगा तो 0.2 लिख रहा है, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए प्राथमिक कुंडलन यानी हम लोग मान लेते हैं N1, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक कुंडलन ईएमएफ तो E1 का वैल्यू आप लोग के सामने लिखा है 220 वोल्ट। हमें निकालना क्या है E2 के बारे में, तो E2 आप लोग को निकालना सिंपल में आप लोग फार्मूला याद देखिए के का जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए जो टर्न होता है यानी N2/N1 करिएगा, N2/N1 इक्वल टू यहाँ पे करना होगा तो V2/V1 करते हैं बराबर, यहाँ पे करंट उल्टा यानी I1/I2 होता है, ये होता है, क्लियर है। और ईएमएफ भी लिखे तो E1/E2 कीजिएगा, ये आप लोग का तरीका होता है, E1/E2 कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो रिलेशन आप लोग का यहाँ पे रिलेशन अगर देखिएगा तो आप लोग का ईएमएफ का दिया था, किसका दिया था यहाँ पे, तो ईएमएफ E2/E1 होगा, E2/E1 है। तो ऑलरेडी आप लोग को जो ईएमएफ के अनुसार करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे E2/E1 करेंगे, आगे क्या करेंगे फिर E2/E1 बराबर क्या करेंगे के करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इसका अनुपात क्या दिया था 0.2, तो मैं 0.2 लिख दिया हूँ। और प्राथमिक कुंडलन तो यानी प्राथमिक कौन वैसा डिनोमिनेटर में लिखे यानी 220 है, तो आप लोग को E2 निकालना है। तो सिंपल में हम लोग E2 निकालने के लिए क्या करें 0.2 को 220 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलरेडी अगर आप लोग का आंसर जो आएगा 44 वोल्ट आएगा, क्या आएगा 44 वोल्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर हो तो के का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैं बताया था, देखिए करंट एम्पियर की रेटिंग बोल रहा था, के लिए हमेशा इसमें करंट के लिए क्या करते हैं अभी जस्ट मैं बताया था, तो इसमें लिखिएगा प्राथमिक धारा यानी I1/I2 होता है, याद रखिए I1/I2 होता है। तो I1 का वैल्यू आप लोग का 100 एम्पियर लिख रहा था और I2 का वैल्यू 5 एम्पियर लिख रहा। अगर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे तो 20 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग होता है। तो सिंपल में याद रखिएगा एक एलसी ट्रांजिस्टर दोलन में सक्रिय घटक जो होता है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ट्रांजिस्टर होता है, क्लियर है। यानी एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करना चाहते हैं तो होता है ट्रांजिस्टर होता है। वही अगर पैसिव की बातें करना चाहते हो, देखिए पैसिव बोला आप लोग याद कर लीजिए फिर कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए पैसिव के लिए सबसे पहले याद कर लिए पैसिव, तो पैसिव कंपोनेंट्स को आप लोग को मैं ट्रिक देता हूँ इस चीज़ के लिए कभी नहीं भूलेगा। तो पैसिव के लिए मेरा एक ट्रिक है, देखिए LCR याद कर लीजिए, LCR ये होता है। यानी कि देखिए L4 होता है इंडक्टेंस हो गया, C4 हो गया कैपेसिटेंस हो गया या फिर कैपेसिटर हो गया, R4 हो गया रेजिस्टर, ये होता है पैसिव। अब इसके बाद जो डायोड वगैरह बच गया या फिर ट्रांजिस्टर बच गया वो आप लोग का एक्टिव में आएगा, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं यानी कि क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के बीच में हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो राइट आंसर इसका ट्रांजिस्टर हो गया, क्लियर है। अगला 20 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के बीच ये रहा। तो फ्रेंड लिख रहा है एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। तो फ्रेंड देखिए सिंपल में तापीय, तो तापीय के अकॉर्डिंग अगर देखिए यहाँ पे बोला तापीय, तो तापीय कौन बोलते हैं थर्मल वैल्यू, तो थर्मल वैल्यू इसमें कौन करता है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर कभी नहीं करता क्योंकि इसका कार्य क्या होता है AC को ये DC में बदलता, तो पहला कैंसिल कर सकते हैं। ऑसिलेटर के भी वर्क ये नहीं होता है। डायोड में क्या होता है केवल एक ही डायरेक्शन होता है, ये भी आप लोग को वर्क नहीं करता है। तो लास्ट बच के एम्पलीफायर, तो याद रखिए एम्पलीफायर एक प्रकार का तापीय वाल्व होता है, वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल को आयाम को बढ़ाने का कार्य करता है, क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा एम्पलीफायर जो होता है वह इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने का कार्य करता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। तो हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए AB का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड B। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सबसे पहले अगर गेट पढ़े हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ये सब सारे मैं BSc कर रहा था तब पढ़ा था। देखिए AB का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऑलरेडी आप लोग देखिए कॉम्प्लीमेंट इसका निकालने के लिए तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। तो सिंपल में याद रखिए ये देखिए इसका अर्थ होता है डॉट का अर्थ होता है ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है। तो इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई को अर्थ होता है A एंड बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A एंड बी। देखिए अगर इसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम लोग सिंपल में इस टाइप से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका होता है A लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है तो एंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं A एंड, और आप लोगों के सामने B लिख रहा है B, A एंड B हो गया, क्लियर है। तो हम लोग इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिंपल में जो जहाँ एंड है उसको और में बदलेंगे और यानी A प्लस B कर देंगे, क्लियर है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे A और B पढ़ेंगे, A और B पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा आप लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखने के लिए तो और भी हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए सिंपल में A इंटू देखिए A
एंड बी लिख रहा ना, तो इसको हम लोग जब बदलना चाहेंगे तो सिंपल में आप लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रयोग करिएगा, यानी डी मॉर्गन्स के द्वितीय प्रमेय के अनुसार कीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में नेगेटिव कर दीजिएगा। तो यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर देखिए जहाँ पे एंड था तो यहाँ पे एंड के हम लोग क्या करें, और करेंगे, तो और के लिए प्लस का चिन्ह लेंगे, और बी के लिए भी क्या करें, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि ये होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग देखिए सबसे पहले प्लस कहाँ पे है, तो ऑप्शन में जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो प्लस आप लोग का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को गेट वाले देखिए, मैं वो जो अगर कौटल्य वाला क्लासेस को मैं रिवीजन कराऊंगा तो जो उससे मैं पीडीएफ बनाया हूँ ना, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दूंगा, जो आप लोगों के एक ही जहाँ पे सारे कंटेंट को मैं बता दूंगा। यानी गेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एंड गेट क्या होता है, ऑड गेट क्या होता है, नंड गेट क्या होता है, फिर बफर गेट क्या होता है, सारे को मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए इसलिए मैं आप लोग से कमेंट में राय लेना चाहता हूँ मैं क्या करूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS यानी BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का क्या होता है। देखिए इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार का विद्युत धारा का 1/5000 होता है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, किसी भी वायरिंग में अवरोधक प्रतिरोधकता एक मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और भू प्रतिरोध का जो भी मान जो होता है वह 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि का उपयोग नहीं किया था। ऑप्शन लिख रहा, लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रणों का उपयोग। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया था, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए हम लोग लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है, तो ये प्रयोग हम लोग करते हैं। सेकंड, अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखना। ऑलरेडी आप लोग रखते भी हैं, तो ये इसका यूज करते हैं। बड़े आकार की अर्थ प्लेट्स का उपयोग करना, ये ऑलमोस्टली करते हैं। नेक्स्ट लिख रहा, छोटे आकार के अर्थ प्लेट्स का यूज करना। तो फ्रेंड छोटे आकार के हम लोग अर्थ प्लेट्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रीयूज हो जाएगा, यानी कि बिना यूज का हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हमेशा याद रखिए, बड़े आकार की अर्थ प्लेट्स का उपयोग करेंगे। चलिए इसके साथ साथ कोयला और नमक के मिश्रण का उपयोग करते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 50 एम्पीयर धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे के तार क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले इसमें अगर याद कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 16 mm² 16 mm² आएगा। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स शायद आप लोग इस चीज़ से फॉलो भी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कॉपर के रिगार्डिंग में आप लोगों को क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन आता है आप लोगों को कॉपर, तो कॉपर के बारे में आता है, कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कॉपर लिख देता हूँ, तो कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक आप लोगों को पेपर में आता है, तो याद रखिए 0.329 0.329। ये तो आप लोग भी याद किए होंगे, लेकिन इसका यूनिट में काफ़ी स्टूडेंट फंसते हैं, तो याद लिखना mg, यानी कि mg पर कूलम होता है। ये आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग बातें करना चाहते हैं चांदी का भी याद कर लीजिए, तो चांदी का जो होता है वह 1.118 होता है, 1.118 mg पर कूलम होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक टू वे स्विच में एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। होपफुली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सीढ़ी की वायरिंग के लिए। सीढ़ी की वायरिंग के लिए हमेशा टू वे स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीढ़ी पर चढ़ते समय नीचे से प्रकार को ऑन ऑफ किया जाता है, और ऊपर से चढ़ जाने के बाद ऊपर के स्विच बटन से उसी प्रकार से ऑन ऑफ कर देते हैं। चलिए और इसके साथ साथ याद रखिए, टू वे स्विच में कुल 3 पॉइंट्स होते हैं। याद रखिएगा, टू वे स्विच में कुल कितने पॉइंट्स होते हैं, तो हमेशा याद रखिए इसमें कुल 3 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया था। यहाँ पे लिख रहा है किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन लिख रहा स्वचालित वाहकों का प्रकाश की व्यवस्था में। बिल्कुल आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, इन द लाइटनिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक व्हीकल। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। होपफुली आप लोग देखते भी होंगे, तो याद रखें किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम 10 फीट की दूरी रखना चाहिए। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 10 मीटर की दूरी हमेशा रखना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या लिख रहा है। बिजली वितरण लाइन में कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले याद रखिए, देखिए वोल्टेज ग्रेड, तो वोल्टेज ग्रेड पे कभी निर्भर नहीं करेगा। ट्रांसमिशन लाइन की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता। करंट में ले जाने की क्षमता, तो ऑलरेडी ये डिपेंड जो करेगा करंट में ले जाने की क्षमता से करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा बिजली वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार जो होता है करंट ले जाने वाली क्षमता पर निर्भर करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन जो होता है वोल्टता पात के अनुपात में किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है। देखिए 3 फेज स्टार यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा स्टार के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है। तो ऑलरेडी ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया भी था। देखिए आप लोगों को मैं सबसे पहले बना देता हूँ इसका, देखिए सिंबल होपफुली आप लोग बनाए होंगे। देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ता है, इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कलर को प्रोवाइड करते हैं। ये जो कलर होता है यहाँ से हम लोग ये आर कलर होता है, आर बोले तो ये आप लोग का रेड कलर हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग का जो बीच में जहाँ पे तीनों मर्ज हो रहा है इसे बोलते हैं न्यूट्रल तार। क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रल तार बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जो कलर लेते हैं यानी सेकेंड, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का कलर होता है ये येलो कलर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी ब्लू का कलर को लेंगे। क्या लेंगे, ब्लू कलर को लेंगे। क्लियर है। और सबसे ऑलमोस्टली नीचे अगर लेंगे तो इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यानी ये तार को अगर हम लेंगे तो वाई के लिए लूप में, सॉरी आप लोग लिखते हैं तो ये वाई लिखिएगा, ये बी होगा, आर बी वाई होता है। क्लियर, आर बी वाई होता है। वाई देखिए आर वाई बी होता है, इस टाइप से याद रखिएगा। क्लियर है। आर वाई बी यानी रेड येलो ब्लू होता है, ये होता है। तो याद रखिएगा एक 3 स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में हमेशा याद रखिएगा 3 हॉट, देखिए 3 हॉट, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड वायर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 3 हॉट होता है, 3 हॉट का मैं नाम बता रहा हूँ। पहला होता है रेड होता है, उसके बाद देखिए हो जाना भाई, पहला होता है रेड होता है, उसके बाद अगर बातें करना चाहते हैं तो येलो होता है, और उसके बाद हम लोग का ब्लू होता है। वही इसमें न्यूट्रल तार के रूप में हम लोग ब्लैक का यूज करते हैं, और एक न्यूट्रल तार हो गया। उसके साथ साथ एक अर्थ वायर के रूप में अगर यूज करते हैं तो आप लोग का ग्रीन कलर का यूज करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अर्थ वायर मोटर की बॉडी को ग्राउंडेड किए रहते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ स्टार कनेक्शन में उभयनिष्ठ बिंदु होता है जिससे न्यूट्रल तार को जोड़ा जाता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को देखिए सबसे पहले क्या करना, इस फिगर को आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। देखिए अगर इस फिगर को ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले पहला कलर ये आप लोग का जो हो गया रेड कलर हो गया, यानी फेज कलर हो गया। क्लियर है। आप थोड़ा सा देखिएगा, फोकस कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे तीनों मैच कर रहा, तो ये आप लोग जो मैच कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कलर बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड वाला जो तार लिखिएगा इसको अगर लिखिएगा तो इसको हम बोले येलो कलर लेंगे। और वही अगर हम अगला कलर लेते हैं यानी कि इसको अगर हम सबसे लास्ट वाला को लेते हैं तो इसको ब्लू कलर लेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। ये आप लोग का कंडीशन था, ये रेड था। क्लियर है। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ याद रखिए डेल्टा में क्लोज लूप बनता है और उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक हानि में शामिल होता है। तो सबसे पहले यांत्रिक हानि में याद रखिएगा ब्रश पर घर्षण नुकसान यानी कि फ्रिक्शन लॉस ऑन ब्रशेस। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। तो ब्रश पर घर्षण नुकसान होता है यांत्रिक हानि। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स ब्रश पर घर्षण नुकसान यांत्रिक हानि के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डीसी मशीन के बारे में। सबसे पहले बातें करना चाहता हूँ डीसी मशीन के बारे में। देखिए डीसी मशीन या फिर डीसी मशीन में हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। याद रखिएगा डीसी मशीन में कुल 3 प्रकार की हानियां होती हैं। पहला हानियां जो होता है उसे बोलते हैं लौ हानि, यानी क्या बोलते हैं पहला लौ हानि, पहला होता है फिर लौ हानि। वही बातें करना चाहते हैं सेकेंड का, सेकेंड जो होता है वह ताम्र हानि या फिर ताम्र हानि बोलते हैं। क्लियर है। और थर्ड जो हानि होता है उसे बोलते हैं यांत्रिक हानि। ये 3 हानि सबसे इंपॉर्टेंस होता है आप लोग का डीसी मशीन में। क्लियर है। सबसे पहले याद रखिएगा यांत्रिक हानि और लौ हानियों के हानियाँ तथा अष्टय चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली हानियों का योग होता है। वही बातें करना चाहते हैं अष्टय हानि का। देखिए अष्टय हानि के बारे में क्वेश्चन पूछा था, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अष्टय हानि, तो अष्टय हानि जो होता है लौ हानि प्लस, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अष्टय हानि के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो अष्टय हानि जो होता है याद रखिएगा सिंपल में लौ हानि, यानी कि मैं लौ हानि के साथ साथ यांत्रिक हानि, लौ हानि और यांत्रिक हानि के संयोग को क्या बोलते हैं, अष्टय हानि बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिखा डिस्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सिंपल में आप लोग को बोला डिस्ट धारा मोटर में विरोधी वाहक बल जो होता है वह रूपांतरण में मदद करता है। किसमें मदद करता है वो, तो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ डिस्ट धारा मोटर का विरोधी वाहक जो होता है वह ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्लियर है। याद रखिएगा विरोधी विद्युत वाहक बल मोटर को स्वतः प्रवर्तित करता है और इसके साथ साथ यह मशीन आवश्यकता अनुसार धारा का उत्पन्न भी करता है। इसके इक्वेशन अगर निकालना चाहते हैं तो आई बराबर लिख सकते हैं V माइनस ई बी कर सकते हैं, बाई क्या लिखिएगा R लिख सकते हैं। क्लियर है। और ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे ई बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ई बी अगर आप लोग निकालते हैं तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निकालिए तो आप लोग की पी कीजिएगा 5 कीजिएगा एन जेड बाई क्या लिखते हैं 60 ए लिखते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखेगा। जहाँ अगर क्वेश्चन पूछता है पी क्या है तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स होता है। फिर एफ क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई जो आप लोग का होता है ये फ्लक्स होता है। एन क्या होता है, नंबर चालक की संख्या होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग पढ़े। एन फोर गति होता है, जेड फोर होता है चालक की संख्या, ए फोर होता है समांतर पथों की संख्या होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ई बी का मान, यानी ई बी का जो मान होता है वह एन के समानुपाती और फाई के भी समानुपाती होता है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कुंडलन प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताया था। तो कुंडलन प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कॉपर लॉस यानी कि ताम्र हानि कुंडलन में प्रभावित होने वाली धारा यानी कि धारा के स्क्वायर और कुंडलों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यानी कि कॉपर लॉस की अगर बातें करना चाहते हैं, देखिए कॉपर लॉस, तो कॉपर अगर लॉस लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए आई स्क्वायर इंटू आर होता है। यानी कि याद रखिए आई का स्क्वायर होता है और आर पे निर्भर होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए यह वेरिएबल हानि होता है, इसका मान लोड पर निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा सारी चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को ही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरण मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो ऑलमोस्टली मैं अभी जस्ट बताया था। तो प्रेरण मोटर की गति में भार में वृद्धि होने पर थोड़ी क्या होता है, कमी होती है। तो भार है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से मैं बताना चाहता हूँ प्रेरण मोटर की गति भार में वृद्धि पर थोड़ी कम हो जाती है या भार के घटने से थोड़ी बढ़ जाती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो प्रेरण मोटर होता है, प्रेरण मोटर एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ये एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ये याद रखें सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। क्लियर है। और 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में सिर्फ 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दी जाती है। क्लियर है। इसके साथ साथ यह एक प्रकार का सिंगल एक्साइटेड मशीन होता है और इसकी गति जो होता है सिंक्रोनस से कम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। यानी इसमें रोटर गति और सिंक्रोनस गति की बात करने से तो सिंक्रोनस अधिक होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होता है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था। देखिए वर्ग बी वाले में जो होते हैं वर्ग बी प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा श्रेणी बी के अंतर्गत श्रेणी बी की आग को तेलीय फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे तेलीय फायर भी कहते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तेलीय फायर कहते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा श्रेणी बी में आप लोग का पेट्रोल आ गया, किरासन तेल आ गया और उसके साथ साथ डीजल आते हैं। क्लियर है। वही वर्ग ए की बात करना चाहते हैं तो इसमें लकड़ी ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आप लोग लिखिए लकड़ी के साथ साथ किताब भी ले सकते हैं। क्लियर है। और बातें करना चाहते हैं सी में, तो सी में आप लोग का जो आएगा वह सी, तो सी में एलपीजी गैस आ जाएगा, सीएनजी गैस आ जाएगा। क्लियर है। और वही डी की बात करना चाहते हैं तो इसमें मेटल वगैरह लेते हैं, यानी एल्युमिनियम लेते हैं, कॉपर लेते हैं, तो ये सारे डी में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के बीच ये रहा। तो 35 लिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े भी होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। जो 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर को पार करती है। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा ये आप लोग का हो गया, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रेंड्स याद रखिए इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलो ओम प्रति ओम से सेंसिबिलिटी वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध होगा जबकि माप 50 वोल्ट है। देखिए इस क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। 36 1 किलो ओम प्रति वोल्ट
सेंसिटिविटी वाले यंग का मोटर प्रतिरोध होगा जब माप सीमा 50 वोल्ट है। तो देखिए आप लोग इसमें सबसे पहले छांटना पड़े। देखिए एस आगे आप लोग को लिख रहा 1 किलो ओम प्रति वोल्ट लिख रहा, तो हम लोग लिखे 1 लिख देंगे किलो ओम, तो 1 किलो ओम लिख दिए, फिर प्रति लिख रहा प्रति वोल्ट यानी भी लिख देंगे। क्लियर है। तो इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो 1 किलो ओम इक्वल टू क्या होगा 1000 होगा, यानी 1000 ओम लिख रहा प्रति वोल्ट लिख रहा है, यानी 1000 वोल्ट प्रति ओम लिख रहा। इसके साथ साथ इसमें आप लोग देखिएगा वोल्ट यानी भी का वैल्यू अगर देखिए तो 50 वोल्ट लिख रहा है। क्या लिख रहा है 50 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं आरएम का वैल्यू क्या होता है, तो आरएम का जो फार्मूला होता है एस इंटू भी होता है। क्या होता है ये एस इंटू भी होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जोड़िए तो एस का वैल्यू अगर देखिएगा तो 1000 आ गया, अभी का वैल्यू कितना था 50 था। अगर आप लोग मोस्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है आप लोग देखिए 5 लिखिए 0 फिर कितना 3 0 कर दीजिए, तो आप लोग का ये आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर 36 का जो है ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि फ्रेंड याद रखिए सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है, यानी इसका जो फार्मूला होता है आरएम, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं क्या निकालना था, हाँ तो इससे आप लोग इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ चित्र दर्शाता है। देखिए आप लोग को चित्र क्या दर्शाता है ये समझना होगा। सबसे पहले इसमें अगर देखिएगा तो वायर की संख्या कितना है, केवल एक ही है। देखिए इसमें इसमें देख रहे हैं वाइंडिंग की संख्या केवल एक ही है। वाइंडिंग की संख्या आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए आप लोग को वाइंडिंग है, देखिए ऑलमोस्टली आप लोग जान भी रहे होंगे। देखिए वाइंडिंग का संख्या केवल एक है। तो ऑलमोस्टली आप लोग को मैं बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि सिंपल में एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें इसमें टेपिंग द्वारा वोल्टता के मान को एडजस्ट करके वैल्यू निर्धारित करते हैं। यानी कि क्वेश्चन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर किसके द्वारा, तो हमेशा याद रखें इसमें टेपिंग के द्वारा, लिख देता हूँ इसमें टेपिंग के द्वारा वोल्टता के मान को एडजस्ट करके वैल्यू निर्धारित की जाती है। इसके साथ साथ याद रखें इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग उभयनिष्ठ होने के कारण कॉपर की हानि कम होती है। क्लियर है। और साथ साथ में याद रखें यह सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है, यानी सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है, नॉट म्यूचुअल इंडक्शन। ये केवल सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है। क्लियर है। चलिए इसका आकार भी क्या होता है छोटा होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, तो याद रखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेशियो तो 1:1 होता है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं करंट ट्रांसफार्मर का, तो ऑलरेडी आप लोग मोस्टली पढ़े होंगे। करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखिए करंट ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर है। और इसमें क्या होता है करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होता है, वही विभवांतर यानी वोल्ट का वैल्यू कम होता है। इसके साथ साथ टर्म की बातें करना चाहते हो तो इसमें देखिए एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। तो हमेशा याद रखिए स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल, और जस्ट लाइक सेम स्टेप डाउन में उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था टी, तो टी का फॉर्मूला निकालिएगा तो 1 बाय क्या कीजिएगा हर्ट्ज कीजिएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कीजिएगा। तो आप लोग अब निकालिए 1 करेंगे बाय इसका वैल्यू देखिएगा तो 200 लिख रहा। हम लोग 200 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में आप लोग बीच आएगा 0.005। अब इसका ऐसे मतलब क्या था सेकेंड, तो 0.005 सेकेंड, यानी ऑलमोस्टली आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिविटी को कनेक्टिंग तारों के रूप में किया था। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण। सबसे पहले याद रखिएगा मैं दिख देता हूँ यहाँ पे कॉपर। देखिए मैं फिर से एक चीज़ को रिकॉल करवाता हूँ, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले कॉपर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया कॉपर। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ 3-4 फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फुल पे वेरी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले कॉपर ले दिए तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कॉपर, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था। सबसे पहले इसका वैल्यू याद कर लीजिए, यानी कि जो आप लोग का पेपर में आएगा सबसे पहले इसमें याद कीजिए फ्रेंड इसका यानी कि इसका ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, इसका ईएमएफ बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक का वैल्यू क्या होता है, तो याद कीजिएगा ये होता है 0.329 होता है। क्लियर है। अब इसका यूनिट क्या होता है तो mg पर कूलम लिखते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए कॉपर के बारे में याद रखिए, कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट, कॉपर एक प्रकार का क्या होता है कंडक्टर होता है। क्या होता है कंडक्टर होता है। क्लियर है। और हम लोग इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ इसमें और कॉपर का क्या गुण होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कॉपर में क्या होता है निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध हो गया। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका
उच्च चालकता होता है, यानी उच्च चालकता होता है, यानी हाई हाई कंडक्टिविटी होता है, यानी हाई कंडक्टेंस होता है, उच्च चालकता होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद कर लिया, क्लियर है। तो इसके साथ साथ इसका बातें करना चाहता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इस चीज़ को याद कीजिएगा। साथ साथ इसका गलनांक की बातें करना चाहते हैं, तो इसका गलनांक का वैल्यू होता है एक, देखिए यानी 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो देखिए ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्नलिखित कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण उसके तारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मेन होता है इसमें लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्न चालकता नहीं होता है, जस्ट मैं बोला था इसका चालकता उच्च होती है। क्या होता है चालकता, क्या होता है उच्च होते हैं। और उच्च विद्युत प्रतिरोध नहीं होता बल्कि लो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को केवल क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज से सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है। तो विसर्पण गति ज्ञात करें, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लिप स्पीड निकालना है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ऑलमोस्टली हम लोग सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस का फार्मूला जानते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें 120 इंटू एफ लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और आप लोग देखिए एफ लिख रहा है 50 लिख रहा है, क्लियर है। अब अगर आप लोग देखिएगा तो सॉरी 50 बाय आप लोग का, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग ले देता हूँ। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले एनएस का फार्मूला। तो एनएस का फार्मूला होता है 120 कीजिएगा इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पोल लिखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो देखिए आरपीएम का वैल्यू लिख रहा है कितना 1440। तो मैं यहाँ पे पुट कर दिया 1440 इक्वल टू लिखेंगे 120 इंटू एफ। तो ऑलमोस्टली एफ का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देख रहे हैं तो 50 हर्ट्ज लिख रहा था, क्लियर है। और पी आप लोग का नहीं लिख रहा था, पी आप लोग को लिख रहा कितना लिख रहा ए ध्रुव। तो इसमें 4 ध्रुव, यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड 4 ध्रुव है, देख सकते हैं इंग्लिश में लिख रहा। तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो अगर आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसको बिना 140 का रखे हुए सॉल्व कीजिए तो 4 का पारा में 120 आता है 30 बार में, यानी कि यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू निकालते हैं एनएस का वैल्यू तो आप लोग का 1500 आएगा। यानी सिंपल में एनएस का वैल्यू देखिए, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज कर गया हूँ। एनएस का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करें 120 लिखेंगे इंटू फ्रीक्वेंसी लिख देंगे बाय, यहाँ पे पोल की संख्या 4 था। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने 1500 आ रहा है, 1500 आ रहा, 1500 आरपीएम आ रहा। इंपॉर्टेंट रेफरेंस इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड देख सकते हैं आप लोग का 1500 रोटेशन पर मिनट आ गया, क्लियर है। आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा एनएस जो होता है वो हमेशा एनआर के कंपेरिजन में वो बड़ा होता है। तो देखिए इसे क्या मानेंगे एनआर मानेंगे, क्या मानेंगे एनआर। और आप लोग को निकालना क्या है विसर्पण गति। तो सिंपल में याद रखिएगा विसर्पण गति के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग माइनस करते हैं तो 1500 में से आप लोग कितना को माइनस करिएगा 1440 को। तो सिंपल में राइट आंसर क्या आएगा 60 आरपीएम। तो राइट आंसर आएगा 60 आरपीएम इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 60 आरपीएम। लेकिन अब मेरे पास आप लोग क्लास करें, अगर इसका ऑप्शन आरपीएस में दे दिया तो क्या कीजिए, तो देखिए इसको 60 को आप लोग क्या कीजिए 60 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आप लोग का एक आ गया, एक क्या आ गया आरपीएस आ गया। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरपीएस का, तो देखिए रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला कौन सा प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री होता है। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो लिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी या कार्बन। ऑलमोस्टली फ्रेंड इसका राइट आंसर कीजिएगा तो कार्बन होगा। याद रखिए प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री होता है कार्बन। क्या होता है फ्रेंड कार्बन होता है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। कार्बन एक प्रकार का क्या होता है एक आध्यात्मिक पदार्थ होता है। क्या होता है एक प्रकार का आध्यात्मिक पदार्थ होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कार्बन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है ये ऋणात्मक होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतिरोध का, जो कि आप लोग का पेपर में आ सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को अंडरलाइन कर दिए। देखिए प्रतिरोध, तो सबसे पहले 3 चीज़ याद रखिए फ्रेंड, प्रतिरोध का वैल्यू 3 जहाँ पे चेंज होता है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखिए ओपन सर्किट की बात करना चाहता है। देखिए ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ में हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनाइट होता है। क्या होता है इन्फिनाइट होता है। उसके साथ साथ इसमें जो वोल्टेज होता है मैक्सिमम होता है। वही करंट की बातें करना चाहते हैं तो ओपन सिस्टम में हमेशा 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। वही बातें करना चाहते हैं शॉर्ट सर्किट में, देखिए शॉर्ट में, तो शॉर्ट सर्किट में याद रखिएगा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। क्या होता है ये 0 होता है। और वोल्टेज का भी वैल्यू 0 होता है। लेकिन करंट जो होता है आप लोग का मैक्सिमम चल जाता है। क्या होता है ये मैक्सिमम होता है। वही बातें करना चाहते हैं क्लोज सर्किट में, देखिए CLOSED। तो क्लोज सर्किट में याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है। वही करंट की वैल्यू 0 होता है। ये तीनों कंडीशन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है।
तो फ्रेंड्स ओपन में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, वोल्टेज अधिक होता है, करंट जीरो होता है। ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा, अगर किसी प्रतिरोधक का रंगीन रंग वाला बैंड पीला, बैगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मेरा फिर से ट्रिक को आप लोग के सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला था, देखिए बीबी बोलिए, बीबी रॉय आगे लिखिए ना, बीबी रॉय ग्रेट, बीबी रॉय बोलिए, बीबी रॉय बोलिए। देखिए बीबी रॉय एक प्रकार का क्या लग रहा है, बड़ा नाम है, तो बीबी रॉय आप लोग बोलिए ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या लग रहा है, ब्रिटेन। वेरी, फिर बोलिए गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब कोई भी वाइफ चाहता है क्या, उसका सोना चांदी जैसा बच्चा हो, तो सोना चांदी बस कर दीजिए। अब देखिए आप लोग को मैं बोला था वैल्यू पुट करने के लिए, सबसे पहले जीरो कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, यहाँ से लिखते हैं 10⁻⁻1 करते हैं 10⁻²। अब यहाँ पे अनुसार बोल रहा, सबसे पहले बोल रहा पीला कलर के बारे में, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को सबसे पहले पीला कलर बोल रहा, तो ऑलरेडी देख सकते हैं पीला कलर यानी कि 4 आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख देंगे। फिर बोल रहा बैगनी कलर, तो बैगनी की यानी कि होता है वॉयलेट, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं बैगनी कलर आप लोग का 7 में आ रहा है, तो 4 7 हो गया। फिर बोल रहा और काला, तो काला के लिए अगर बातें करना चाहते हैं तो फिर काला आप लोग का होता है 0, तो 0 का वैल्यू यानी कि आप लोग को कुछ नहीं करना, 10⁻0 का वैल्यू कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखिएगा तो केवल 4 7 होगा, क्या होगा ये 4 7 आप लोग का आएगा, तो ऑप्शन है तो 4 7 ऑप्शन आएगा, यानी 4 7 ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो 42 का राइट आंसर आएगा 47 ओम, तो ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फ्रेंड एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आर का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ए बी कर दीजिएगा, ए बी गुना 10⁻C कर दीजिएगा। क्लियर है, इसके बाद +-D% लिखते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था देखते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है BOT यूनिट को, यह भी कहा जाता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। सबसे पहले BOT को हम फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। देखिए BOT का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले इसे बोलते हैं बोट ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, बोट ऑफ ट्रेड। ये एक प्रकार का जो 1 किलोवाट आवर से संबंधित होती है। सबसे पहले याद रखिए एक BOT का वैल्यू होता है, याद रखिए एक BOT का वैल्यू जो होता है वह 1 किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। अब सिंपल में इसका जब वैल्यू निकालेगा तो 1000 वाट आवर होगा। क्लियर है, अब इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखिए 1000 कर देंगे। क्लियर है, और एक यहाँ पे करेंगे तो टोटल 3600, अब से आप लोग WS से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सिंपल में इसका वैल्यू निकालेगा तो 36 गुना क्या आएगा 10⁻5 आएगा। क्लियर है, और हम लोग का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो इसमें हम लोग को वैल्यू किस में लिख रहा है, BOT को यूनिट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो किलोवाट घंटा कर दीजिए ना, उतना नहीं करना, किलोवाट घंटा कर दीजिए। क्लियर है, चलिए और अगर क्वेश्चन आता है कि आप लोग 1 किलोवाट का वैल्यू कितना कैलोरी होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 860 किलो कैलोरी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग इंपॉर्टेंस मार दीजिए। क्लियर है, 860 किलो कैलोरी होता है। चलिए बातें करना चाहते हैं देखिए वाट का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव पावर जो होता है, एक्टिव पावर का फुल फॉर्म, एक्टिव पावर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वही केवी किसका होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। ये आप लोग का जो होता है रिएक्टिव का तो होता है KVA होता है। क्लियर है, लेकिन ये जो होता है रिफ्रैक्टिव का होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए सॉरी यहाँ पे KV का मैं भूल रहा हूँ, तो फ्रेंड याद रखिए KV जो आप लोग का होता है SI मात्रक जो होता है, KV मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, होपफुली KV मैं कंफ्यूज कर चुका हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसका होता है, आई थिंक एपरेंट का होता था, एपरेंट का होता है, हाँ एपरेंट्स का ही होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थोड़ा। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ, सोल्डर को रिकंडीशनर करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ को मिलाते हैं। होपफुली सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए सोल्डर को रिकंडीशनर करने के लिए उसमें 3 पदार्थ को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, 3 पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सोल्डर जो होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है शीशा, एक होता है टीन से। क्लियर है, यानी कि PB भी लिख सकते हैं और SN से लिख सकते हैं। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ, तो नेक्स्ट लिख रहा सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं। यह 2 वाइंडिंग लंबवत रूप में लगे हुए हैं, तो इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा क्या होगा। सिंपल वे में सबसे पहले समझाता देखिएगा, तो एक और जो देखिए सिंपल वे में सबसे पहले याद रखिएगा, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं। सबसे पहले याद रखिए इसमें कितना वाइंडिंग होते हैं, 2 होते हैं।
अब दो तो होते हैं, दो वाइंडिंग एक लंबवत रूप में होते हैं, लंबवत के रूप में होता है। पहला जो वाइंडिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य वाइंडिंग, यानी कि मेन वाइंडिंग। पहला को क्या बोलते हैं? मेन वाइंडिंग। क्लियर है? जो सेकंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एक्सिलरी वाइंडिंग, यानी AUXILIARY। सेकंड जो था वह एक्सिलरी वाइंडिंग कहलाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दे, यानी एक्सिलरी वाइंडिंग कहलाता है। क्लियर है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से रखिएगा। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग का आता है ये याद रखें, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। पहला याद रखिए, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसे स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी एक्सिलरी वाइंडिंग का बनाई जाती है। क्लियर है? इस प्रकार के सिंगल फेज प्रेरण मोटर में मुख्य रूप से दो प्रकार के वाइंडिंग होता है। एक होता है आप लोग का एक्सिलरी वाइंडिंग, एक होता है रनिंग या फिर मेन वाइंडिंग। याद रखिए फ्रेंड, सबसे पहले एक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जो पतले तार की कम वर्थ देकर बनाई जाती है, यानी कि इसमें बहुत ही जो पतले तार की कम वर्थ देकर बनाई जाती है और जिसका प्रतिरोध अधिक होता है। आप देखिए इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है अधिक होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ इसका इम्पीडेंस जो होता है यानी इम्पीडेंस जो होता है वह कम होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? वही मेन वाइंडिंग, तो मेन वाइंडिंग जो होता है वह मोटे तार का अधिक वर्थ देकर बनाते हैं। सिंपल में सबसे पहले एक्सिलरी वाइंडिंग की बात करने से तो इसमें पतला होता है। क्लियर है? वही अगर मोटे तार की बात कर, देखिए अगर बातें करना चाहते हैं मुख्य वाइंडिंग का, तो मुख्य वाइंडिंग में अगर आप लोग तार जो बनाते हैं वह मोटा होता है, कहीं मोटा होता है। देखिए मुख्य वाइंडिंग में इतना मोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके साथ साथ देखिए ये मोटा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं कम जाएगा। तो इसका जेड क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और याद रखिएगा दोनों वाइंडिंग एक दूसरे पर 90 डिग्री पे कोण पर बने होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि सिंगल फेज मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों आपस में कितना डिग्री से जुड़े होते हैं, तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था 90 डिग्री से जुड़े होते हैं। क्लियर है? और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच व कैपेसिटर जुड़ी होती है। चलिए इतना आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिए गए हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स देखिए लिख रहा, तो थ्री फेज मोटर का लिख रहा नहीं है, तो बोला थ्री फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिए गए हैं। तो L1 का वैल्यू लिख रहा आप लोग का 230 वोल्ट 5 एम्पियर, L2 का लिख रहा 230 वोल्ट 4.5 एम्पियर, L3 का वैल्यू जो लिख रहा 230 वोल्ट 5.5 एम्पियर। यदि बिजली कारक को 1 ओम माना जाए तो इनपुट पावर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी इनपुट कारक माना जाता है, देखिए यहाँ पे बोला बिजली कारक को, यानी कि पावर फैक्टर, यानी बिजली कारक यानी पावर फैक्टर, और मोस्टली देख रहे हैं आप लोग, देखिए बिजली पावर को पावर फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी पावर फैक्टर 1 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू को इनपुट पावर निकालना है। तो इनपुट पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों फेज की शक्ति का योग करेंगे। क्या करेंगे, तीनों फेज की शक्ति का योग करेंगे। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P= होता है VI। क्या होता है, P= VI होता है। क्लियर है? अब इसी फार्मूला को अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर देंगे सारे को। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तो 230 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखिए तीनों में क्या 230 कॉमन है ना, तो हम लोग 230 को बाहर कर देंगे। क्लियर है? अब तीनों में जो भी है तो तीनों को अलग से जोड़ देंगे, यानी 5 करेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे 4.5 लिख देंगे, फिर ऑलमोस्टली नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5.5। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये 230 तो ऑलरेडी रहेगा ये गुना, देखिए 4.5 और 5.5 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 5 कितना होता है 15। अब 230 वोल्ट को हम लोग 15 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3450 आएगा, और इसका वाट आंसर होता है, तो राइट आंसर 3450 वाट आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन को मैं अभी बता रहा हूँ। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को अगर अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और मेरा डिस्कशन भी अच्छा लग रहा होगा। कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है तो सॉरी, लेकिन फिर भी मैं पूरे क्वेश्चन को बताने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 200 kVA 2000/200 V ट्रांसफार्मर के माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी? यानी कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग को जो निकालना है प्राथमिक घुमावों की संख्या निकालना है। ऑलमोस्टली सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था K का फॉर्मूला, देखिए फिर से लिख लीजिए। K का फॉर्मूला आप लोग करना चाहते हो तो N2 टर्न लिखिएगा बाय N1 कीजिए। क्लियर है? और भी अगर लिखना चाहते हो तो देखिए E2/E1 कीजिएगा। क्लियर है? फिर अगर लिखना चाहते हो तो V2/V1 कीजिएगा। लेकिन करंट के लिए बातें करना चाहते हो तो करंट I1/I2 लेते, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? और आप लोग देखिए यहाँ पे किलो वोल्ट यहाँ पे देखिए आप लोग अगर बनाते हैं तो V1 का वैल्यू सबसे पहले मोस्टली देखिए, तो V1 का वैल्यू अगर देख रहे हैं तो आप लोग के सामने लिखा है 2000, तो यहाँ पे 2000 मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है? उसके बाद
V2 का अगर देखना चाहते हो तो ये आप लोग को सिंपल में 200 लिख रहा है, 200 लिख दिया हूँ। और वही बातें करना चाहते हैं टर्न के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टर्न लिख रहा आप लोग को 100 लिख रहा था, यानी ये आप लोग को प्राथमिक निकालना था, तो द्वितीयक दिया नहीं है, तो द्वितीयक का वैल्यू दिया 100 दिया, तो आप लोग को निकालना प्राथमिक। तो सिंपल में फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करें आगे 200 लिख देंगे। क्लियर है, 200 बटा क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 2000, यानी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यानी कि N2/N1 कर दिए बाय घुमाओ की संख्या, यानी फिर लिखेंगे N2/N1, तो यहाँ पे लिखेंगे N2, तो N2 को ऑलमोस्टली आप लोग वैल्यू देख, सॉरी यहाँ पे हम लोग को निकालना किसका N1 का वैल्यू, तो N1 का N1 रहने देंगे। और N2 का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो N2 का वैल्यू आप लोग के बीच में कितना था, 100 था। आप लोग सॉल्व किए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 का पारा में ये कितना बार में 1000 टर्म्स में आएगा, तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते 1000 टर्म आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, 1000 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। मोस्टली फ्रेंड मैं इसके बारे में बहुत डिस्कस किया हूँ, तो याद रखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट मोटर में किया था। किस में किया था, डीसी शंट मोटर में करते हैं। तो अगर ऑप्शन में आते हैं तो डीसी शंट मोटर है, तो बिल्कुल अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं डीसी शंट मोटर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, शंट मोटर में करते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा डीसी मोटर में, देखिए डीसी मोटर में 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग होता है। सबसे पहले याद रखिएगा डीसी मोटर में कुल 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग होता है। पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, देखिए पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, उसके बाद होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और अगला जो होता है वो 4 पॉइंट स्टार्टर। याद कीजिए सारे की विवरण में बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर के लिए करते हैं, डीसी सीरीज के लिए करते हैं। वही 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग करते हैं डीसी शंट के लिए करते हैं, डीसी शंट के लिए करते हैं। और वही 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी कंपाउंड और डीसी शंट दोनों के लिए करते हैं। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा था 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट, तो ऑलमोस्टली अभी मैं आप लोग को बताया 3 पॉइंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीरीज के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए और अगर 2 पॉइंट बोलते तो 3 पॉइंट था तो हम लोग शंट के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 पॉइंट बोलता है तो सीरीज के लिए करते हैं, और 4 पॉइंट्स बोलते हैं तो शंट और सीरीज दोनों के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसका अगर मैप बनाइएगा तो ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे डीसी मोटर की जो बॉडी बनता है वह कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। पहला होता है यह पूरे सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी ये पहले पूरे सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, और दूसरा होता है यह कोर फ्लक्स के लिए रिटर्न पथ उपलब्ध कराता है। क्लियर है, ऐसे मशीन का भी कवच भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिख रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनस, तो सॉरी इल्यूमिनिकेशन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले इसका इकाई, आगे इसका इसका यूनिट जानिए। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर मैं बताना चाहता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्स होता है। क्या होता है, ये लक्स होता है। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें प्रदीप्ति की इकाई होता है लक्स होता है। क्या होता है, ये लक्स होता है। अब देखिए हम लोग इसको डिनोटर करते हैं ई से, यानी प्रदीप्ति को ई से डिनोटर करते हैं। ई का जो फार्मूला निकलेगा तो F/A कीजिएगा, क्या कीजिएगा F/A कीजिएगा। बातें करना चाहते हैं F, तो F जो होता है प्रदीप्ति फ्लक्स होता है, प्रदीप्ति फ्लक्स होता है। और प्रदीप्ति फ्लक्स का जो ऐसा मात्रा होता है वो ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और एरिया का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो या फिर आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं ई बराबर लिख सकते हैं फाई/A लिख सकते हैं। क्लियर है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे फाई, यानी कि फाई का जो फार्मूला होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे इसका ऐसे मतलब क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लक्स बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट और स्टूडेंट इसके साथ साथ याद रखिए, देखिए 1 लक्स होता है, यानी क्वेश्चन आता है 1 लक्स बराबर कितना होता है। तो एक क्वेश्चन अगर आता है तो 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है, चलिए अब क्या, और याद रखिए फ्रेंड ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो ऐसा ही मात्रा होता है वह ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा होता है। अगर ल्यूमेन की बात करना चाहते हैं तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा होता है। इसके साथ साथ याद रखिए प्रदीप्ति फ्लक्स और ज्योति फ्लक्स दोनों सेम ही होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो 51 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हैं तो ये रहा, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया था। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए टू वैल्यू कैपेसिटर में, तो टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के लिए हम लोग ड्राई टाइप एसी इलेक्ट्रोलाइटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं रहना, इसमें हम लोग पेपर स्प्रेड ऑयल फील्ड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन हाँ बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, नहीं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, इस प्रकार के मोटर में दो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, दो प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। एक मोटर आरंभ करने के लिए जिससे आरंभिक टॉर्क बढ़ जाता है, और एक दूसरा जो होता है वह ऑयल कैपेसिटर या पेपर कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज से जुड़ा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान क्या होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए डोमेस्टिक एसी की आपूर्ति में आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं उतना इंतजार नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली मैं यहीं पर बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा डोमेस्टिक एसी पूर्ति में आरएमएस का जो वैल्यू होता है, आरएमएस का जो वैल्यू होता है वो 0.707 होता है, यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/√2, ये क्या होता है 1/√2, इससे अभी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो 0.707 आएगा, 0.707 आएगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं इस फॉर्मूला ये आया कहाँ से। देखिए सबसे पहले आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे वोल्टेज मैक्सिमम का। तो वोल्टेज मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज मैक्सिमम बाय क्या लिखते हैं, सॉरी गलत मैं कर रहा हूँ, सॉरी देखिए वी आर एम एस आगे निकाले। देखिए वी आर एम एस का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे वी मैक्सिमम, यानी वी मैक्सिमम को बाय क्या करते हैं, √2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब इससे अगर आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 0.707 आएगा, जो कि यह होता है। क्लियर है, याद रखिएगा यदि कोई डीसी करंट या वोल्टेज किसी परिपथ में जितना ऊष्मा ट्रांसफर करता है, यदि उतना ही ऊष्मा एसी करंट या वोल्टेज उसी परिचय में उतने ही समय में ट्रांसफर कर दे तो वही एसी करंट या वोल्टेज का आरएमएस मान कहलाता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट में अभी नहीं आप लोग को बोलना कमेंट बॉक्स में। पीक वैल्यू का पीक जो वैल्यू होता है, पीक वैल्यू का मान क्या होता है, देखिए इसी को मैं पूछ रहा था। तो पीक वैल्यू का जो वैल्यू होता है याद रखिए 1.414 होता है, 1.414 होता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ यहाँ मान से। देखिए 3-4 मान होता है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग को बोलता है पीक वैल्यू, देखिए पहला होता है पीक फैक्टर। तो पीक वैल्यू याद होता है, पीक वैल्यू का जो फार्मूला पीक वैल्यू जो होता है अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है 1.414 होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ अभी जो आप लोगों के बीच क्वेश्चन आया था आरएमएस वैल्यू होता है एसी का। तो एसी का आरएमएस वैल्यू बोलेंगे तो 0.707 हो गया। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं आप लोग को फॉर्म फैक्टर का। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग लिखिए फॉर्म फैक्टर FORM, तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है देखिए आरएमएस वैल्यू बटा औसत वैल्यू होता है। क्लियर है, तो इसका वैल्यू याद रखिए 2 टर्म में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले आता है एसी का फॉर्म फैक्टर। देखिए एसी का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखे होंगे तो इसका होता है 1.11 होता है। क्लियर है, वही डीसी का फॉर्म फैक्टर की बातें करना चाहते हैं तो वह 1 होता है। वही आयताकार तरंग के लिए शीर्ष कारक का जो मान होता है, यानी स्क्वायर वेव के लिए बात करना चाहते हैं तो स्क्वायर वेव के लिए अगर बात कीजिएगा फ्रेंड तो उसका भी 1 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पेपर में बहुत सारा बनता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग का पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए एक अल्टरनेटर जिसमें 8 ध्रुव है और 250 आरपीएम में चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्टली आप लोग को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए कलर को मैं चेंज किया हूँ, यानी कि 53 नंबर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले NS निकालेंगे। तो NS का फार्मूला क्या होता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो 120 करेंगे इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे बाय P करेंगे। अब आप लोग को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए आरपीएम में कितना आवृत्ति निकालना है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आरपीएम का वैल्यू 250 लिख रहा था, फिर 120 ले देंगे। फ्रीक्वेंसी निकालना था F रहने देंगे। पी का वैल्यू देखिएगा तो 8 है और आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मोस्टली फ्रेंड्स अगर सॉल्व करते हैं तो 8 का पहाड़ में 120 आएगा 15 बार में। अब 15 का पहाड़ में 250 आता है, सही किया ना, 15 का पहाड़ में आता ना, ये तो कहीं गलती तो नहीं होगी ना। तो 15 का 5 दिए 15 हो गया, फिर 5 × 5 = 25, यानी कि फिर 3 का पहाड़ा में देखिए 50 नहीं आता, यानी लगभग 16 आ जाएगा। क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा में 50 नहीं आता लेकिन 16 आ जाएगा, तो लगभग देखिए 16 हर्ट्ज आप लोग का आंसर आएगा। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, वैसे इसका मोस्टली वैल्यू देखा तो 16.2/3 हर्ट्ज होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सप्लाई क्या जनरेट करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डीसी सप्लाई हमेशा स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। डीसी सप्लाई स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखें एसी सप्लाई देने पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विकसित होती है। वही बातें करना चाहते हैं डीसी मशीन का। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो जाए। सबसे पहले डीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए डीसी लिख दीजिए। अब डीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड डीसी, तो देखिए डीसी के बारे में याद करें, ये मत सोचिएगा दिल्ली कैपिटल, तो दिल्ली कैपिटल का आईपीएल मैच भी अभी चल रहा। देखिए डीसी के बारे में सबसे पहला याद रखिएगा, ओहो चलो ना, डीसी। तो डीसी के लिए पहला वर्ड्स आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ने एफ का वैल्यू देखा है तो वह 0 हर्ट्स होती है। क्या होता है ये? 0 हर्ट्स होती है। क्लियर है? और डीसी धारा समय होती है, समय अंतराल अगर निकालते हैं, यानी समय अंतराल निकालेगा तो ऑलमोस्टली आप लोग निकालेगा तो इन्फिनाइट आएगा। क्या आता है ये? इन्फिनाइट होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग को मैं फिर से बताना चाहता हूँ डीसी का फॉर्म फैक्टर निकालते हैं। अगर डीसी का फॉर्म फैक्टर निकालते हैं FORM, तो इसका अगर फॉर्म फैक्टर निकालते हैं तो ऑलमोस्टली 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? और यदि धारा बढ़ाई जाती है तो क्षेत्र भी बढ़ता है, इसमें ये याद रखिएगा डीसी फैक्टर में। क्लियर है? और डीसी मशीन जो होता है वह क्या करता है? वह देखिए डीसी कम्यूटेटर जो होता है वह एसी सॉरी ये डीसी जो मशीन होता है याद रखिएगा, ये जो वर्क करता है डीसी डिस्ट धारा, तो इसमें इसका ग्राफ बनाएगा तो इस टाइप से होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर यानी 54 का जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम करने का प्रयोग किसमें करते हैं? सबसे पहले फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग के निकालने के लिए आप लोग को क्या कीजिए, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, अपना फादर को याद कीजिए, फिर अपनी माँ को याद कीजिए, और आपका जो फ्यूचर आने वाला चिल्ड्रन होगा, इस चीज़ से आपका लाइफ सेटल चल रहा है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार F4 होता है फोर्स। ये क्या होता है? फोर्स। सबसे पहले F4 लिख देंगे, फोर्स लिख देंगे। क्लियर है? उसी प्रकार बातें करना चाहते M4, तो M4 जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कीजिएगा। क्लियर है? वही C4 होता है आप लोग का करंट होता है। ये तीन चीज़ को वो शो करता है। और याद रखिएगा सबसे पहले आप लोग अंगूठा सबसे पहले हाथ निकालते तो हाथ में अंगूठा होता है, फिर तर्जनी आता है, फिर करंट, ये तीनों को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? यहाँ बोला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसमें करते हैं? तो मोस्टली फ्रेंड आप लोग क्लिक कर दिए होंगे अब तक जो मैं बता रहा था। तो फ्रेंड याद रखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो होता है बल की दिशा का पता लगाने में करते हैं। अब इससे डीसी धारा का आधारित होती है, तो सिंपल में डीसी धारा के करंट को पता करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा अभी इसमें डीसी जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पे कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे कार्य कौन करता है? बाएं, तो मोटर, विद्युत मोटर जो कार्य करता है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के खुले स्लॉट पर लपेटा जाता है। तो रोटर के खुले स्लॉट यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन आता है क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये उत्पन्न करता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा डीसी जनित्र का जो गतिशील भाग होता है वह आर्मेचर होता है। क्या होता है? ये आर्मेचर होता है। क्लियर है? और इसका आर्मेचर का जो क्रोड होता है वह 0.3 mm होता है। क्या होता है? 0.3 mm मोटी चुंबकशीलता वाली होती है जो कि सिलिकॉन स्टील की पट्टियों से बना होता है। क्लियर है? चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी यूनिट होती है? होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ टेस्ला जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है, यानी कि फ्लक्स घनत्व का होता है। फ्लक्स घनत्व का यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले एक टेस्ला, तो एक टेस्ला का जो फॉर्मूला होता है, देखिए टेस्ला जो होता है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर का होता है। क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग सबसे पहले बी का फार्मूला याद कीजिए। देखिए बी का फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये होता है फार्मूला, बी बराबर होता है 5/A होता है। 5/A होता है तो इसको बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है? वेबर होता है, A4 होता है एरिया कैसे मतलब क्या होता है? एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ इसका सीजीएस मात्रक भी पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा फ्लक्स घनत्व का जो सीजीएस मात्रक होता है वह मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल, तो मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ यह एक प्रकार का सदिश राशि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इंडक्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए इंडक्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए इंडक्टेंस आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं, क्लियर है, और इसको एल से सूचित करते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो एस आई मात्रा होता है वो हेनरी होता है, क्या होता है, ये हेनरी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए इस चीज़ को पूरे का पूरे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता और किसके बीच परिवर्तनीय होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा है आप लोग का, लीड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता किसके किसके बीच होती है। तो याद रखिएगा लीड एसिड सेल की वाट दक्षता जो होती है वह 72 से 80% के बीच होती है। तो 72 से 80 देखा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए मैं आप लोग को दो चीज़ बताया था, देखिए आप 72 वाट घंटा, हाँ देखिए मैं आप लोग को दो चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। सेल, देखिए लीड एसिड सेल जो होता है, यानी सेल का जो यूनिट हम लोग मापते हैं, दो चीज़ में मापते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। एक होता है वाट घंटा में, एक होता है वाट घंटा में, एक होता है एम्पियर घंटा में। देखिए एक होता है एम्पियर आवर, सबसे पहले मोस्टली आप लोग देखते होंगे, एक होता है एम्पियर आवर, एक होता है वॉट आवर। तो देखिए हम लोग जो यूज करते हैं मोबाइल में, या फिर आप लोग देखते होंगे मोबाइल में, तो उसमें बोलते हैं एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर जो होता है वो आप लोग का 90 से 95% तक होता है, क्लियर है। वही वाट आवर जो होता है वो 80 से 85 के लिए होता है, या फिर 70 से 80 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं कल बता दूंगा, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन है उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताया था धारा, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ये कौन सा है ये, तो ऑलमोस्टली आप लोग समझ सकते हैं ये क्या था। तो देखिए मैं आप लोगों को करंट यहाँ पे शो करता हूँ, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये करंट हो गया। फिर देखिए जहाँ पे तीनों मिलता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल तार बोलते हैं, क्लियर है। ऑलमोस्टली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ये आप लोगों का क्या होता है, ये येलो होता है। फिर लास्ट वाला अगर देखना चाहते हैं तो ये फ्रेंड्स आप लोग को देखिएगा तो ये ग्रीन होता है, क्या होता है, ये ग्रीन होता है, क्लियर है। तो देखिए बोरा उभयनिष्ठ बिंदु क्या, तो उभयनिष्ठ बिंदु जो यहाँ पे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक न्यूट्रल बोलते हैं। तो ऑलमोस्टली ये किस में होता है, स्टार में होता है, किस में होता है, ये स्टार में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो 59 का ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो याद रखिए स्टार संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है, क्या होता है, उभयनिष्ठ अभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। और न्यूट्रल हमेशा स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, स्टार कनेक्शन से प्राप्त करते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ याद रखिए न्यूट्रल तार का आकार फेज तार से आधा होता है। चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिए डेल्टा फेज में हम लोग न्यूट्रल तार का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाएगा। और मोस्टली फ्रेंड देखिए ऑप्शन लिख रहा है संधारित्र का जोड़, रेगुलेटर का जोड़, सप्लाई लीड या मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़। तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखे होंगे तो इसके लिए हम लोग किसको बदलेंगे, मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़ को बदलेंगे। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है संधारित्र का फार्मूला, तो एक चीज़ याद रखिए हाफ होता है क्यू स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होता है। इस फार्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड बनते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14% इलेक्ट्रिकल का लोड का समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हुआ, फिर से देखिए क्या लिख रहा। एक 3 फेज, ये लिख रहा फ्रेंड, देखिए एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल लोड के समकक्ष मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी। तो चलिए इसका भी ऑपरेशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिएगा तो आप लोग को भी जो पहला, तो इसमें देखिएगा डिग्री कितना लिख रहा है, यानी कि डिग्री देख रहा है आप लोग का डिग्री, यानी कि देखिए इलेक्ट्रिकल एंड, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का फिर लिख रहा है 40 डिग्री, कितना लिख रहा है 40 डिग्री लिख रहा। ऑलमोस्टली देख सकते हैं पी यानी पोल की संख्या 4 लिख रहा है, क्लियर है। और इसके साथ आप लोग को मैकेनिकल डिग्री निकालना है, यानी थीटा एम निकालना है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं पिछले वीडियो में बताया था तो थीटा एम का वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा वो क्लास एक बार कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा था ना कि नोट्स एक प्रोवाइड करूँगा क्वार्टरली वाले PDF में ही, मैं उसमें बहुत सारे इंक्लूड किया हूँ, तो वो अगर कर लेते हैं तो सारे को एक ही चीज़ में मैं लिख दिया हूँ। तो आप लोग बोलिएगा कि मैं कराऊँ कि ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री का फार्मूला होता है, सबसे पहले मैकेनिकल डिग्री का फार्मूला होता है 2 गुना इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय पी होता है। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, मैकेनिकल डिग्री बराबर होता है 2 गुना इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा
पी होता है। अब मोस्टली आप लोग फार्मूला पेस्ट पुट कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का वैल्यू 14 था और ऑलमोस्टली पी का वैल्यू 4 था। आप लोग कैंसिलेशन कीजिए तो इसका राइट आंसर आएगा 7 आएगा। क्या आएगा? 7 डिग्री। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख रहा, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? होपफुली देख सकते हैं। लिख रहा, वह ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेज वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे बोलते हैं मॉसफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉसफेट। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिएगा मॉसफेट का इनपुट प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ यह लेस से नॉइसी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे धातु डिस्टिकारी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटा रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स हम लोग रेक्टिफायर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। एसी को किस में बदलता है? ये डीसी में। तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला लिख रहा है गैस ट्यूब डायोड। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे गैस ट्यूब डायोड जो होता है एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है। तो क्लिक कर सकते हैं। सिलिकॉन डायोड तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे सिलिकॉन डायोड भी एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है। तांबा ऑक्साइड डिस्टिकारी तो ऑलमोस्टली होता है। तो राइट आंसर देखिए तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। क्लियर है? चलिए याद कीजिएगा। सबसे पहले फिर बातें करना चाहते हैं रेक्टिफायर का। तो सबसे पहले देखिए रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को, देखिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखा जाए भाई। देखिए ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदलता है? ये डीसी करंट में बदलता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका खोज जो किया गया था सेलियम रेक्टिफायर के द्वारा किया गया था। यानी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेलियम। देखिए मैं लिख देता हूँ सेलेनियम रेक्टिफायर नाम का साइंटिस्ट के द्वारा खोज किया गया था। 1933 में सेलेनियम रेक्टिफायर की खोज हुई जिसमें वैक्यूम ट्यूब को विस्थापित कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं इसका जो राइट आंसर होगा 2 मीटर होना चाहिए। 2 से 2.5 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्तक उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण क्या होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं इसका पिछले वीडियो में बताया था। तो हम इसे याद रखिए अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण होता है यानी लोड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ऑलमोस्टली देखिए आप लोगों को मैं पढ़ाया था। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला याद कीजिए भी। तो भी बराबर क्या होता है? सॉरी इसके लिए होता है पी भी इक्वल टू क्या होता है? एन आई कॉस थीटा। पी भी एन आई कॉस्ट, एक मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला पे। भी आई सैन थीटा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ। भी आई सैन थीटा। अब देखिए भी आई की जगह सैन थीटा का वैल्यू होगा 90 पुट के तभी ना 1 होगा। तो राइट आंसर 90 डिग्री से अनुसार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट फॉर अप्लाइड वोल्टेज यानी स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था। देखिए स्थिरांक अनुप्रत्याग के लिए वोल्टेज क्या होता है? तो ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो ग्राफ क्या होता है? देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट देखिए आप लोग बनाए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग का अप्लाइड करंट होता है। ये क्या होता है? ये करंट होता है। क्लियर है? अब देखिए ये विभवांतर होता है, नहीं व्यू होता है। तो और इसका ग्राफ क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग बना सकते हैं इसका जो ग्राफ देखिए भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला स्थिरांक अनुपात में वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज क्या होगा यानी कि देखिए यहाँ से जब निकाले तो भी बराबर क्या निकाले? भी बराबर आई आर निकाले। क्लियर है? तो यहाँ पे जो होगा आई जो होगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा? रेजिस्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखिए फ्रेंड ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ, देखिए ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ भी बराबर आई आर एक प्रकार का ओम्स लॉ पे आधारित है। तो याद रखिएगा ओम के नियम सिर्फ रेखीय अवयव यानी कि एक प्रकार का केवल स्ट्रेट लाइन को शो करता है। क्लियर है? और स्ट्रेट लाइन जो शो करता है वह 3 चीज़ यानी एल सी आर यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस शो करता है एवं धात्विक चालक पे लागू होता है। इस चीज़ पे याद रखिएगा। क्लियर है? यह डायोड वगैरह पे लागू नहीं होता, ना ही डायोड पे लागू होता है, ना ही ट्रांजिस्टर पे लागू होता है, ना ही सेमीकंडक्टर पे लागू होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यानी हम लोग 66 हो चुका, 67 पे आ चुके हैं। तो 77 क्वेश्चन इज नाउ
क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि बिजली के दाम में 4 रुपये प्रति इकाई है, तो बिजली के महीने का बिल कितना होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। आप लोगों को कुल खपत निकालना है। क्या निकालना है? कुल खपत। तो ऑलमोस्टली सबसे पहले कुल वाट कितना है, तो कितना वाट है? 1000 वाट है। क्लियर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 30 घंटा था, 30 घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे बाय टोटल, देखिएगा तो 1000 था, 1000 से कर देंगे और तो यहाँ से सॉल्व किए तो 30 यूनिट आएगा। हमें कुल कितना रुपये था? प्रति 4 रुपये था, तो इससे गुना कर दिए तो 120 रुपये आएगा, यानी कि 120 रुपये। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 120 से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। 68, समांतर संवाहक के प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता प्रयुक्त वोल्टेज भी और प्लेटों के बीच दूरी के बीच संबंध क्या है। देखिए सबसे पहले याद रखिए, समांतर संवाहक के प्लेटों के मध्य यानी विद्युत तीव्रता यानी इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज और जो प्लेटों के मध्य दूरी होता है उसका जो संबंध होता है, याद रखिएगा ई का जो फार्मूला होता है V/D होता है। क्या होता है? V/D होता है। जहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा ई होता है आप लोग का विद्युत तीव्रता होता है, V होता है प्रयुक्त वोल्टेज और डी होता है प्लेटों की दूरी होता है। क्लियर है। चलिए अब इसका यूनिट निकालिए। तो सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है और डी यानी टाइम, यहाँ पे ये क्या था आप लोग का? प्लेटों की दूरी, तो दूरी को मीटर में आता है, यानी वोल्ट प्रति मीटर बोलते हैं। क्लियर है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर कूलम भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब 78 नंबर हो चुका है, 79 में आ चुके हैं। क्वेश्चन है 78 हो चुका था, 79 हाँ सही है, 69 सॉरी। तो श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्रों और समांतर समायोजित दो समान, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा, श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्रों और समांतर संयोजितों दो समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगी। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में सजाया गया है जो कि दो समान संधारित्र है यानी कि कैपेसिटर है, और समांतर क्रम में भी दो को सजाएं तो उसका अनुपात क्या होगा। ऑलमोस्टली आप लोग सबसे पहले सीरीज में अगर सजाते हैं तो देखिए सीरीज में सजाते हैं ना, तो आप लोग के लिए क्या करना पड़ेगा? C1 × C2 करना पड़ेगा। बाई क्या कीजिएगा? C1 + C2 करना पड़ेगा। ये होता है वही। अगर आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में दर्शाते हैं तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर दें। ये होता है रूल होता है। क्लियर है। तो आप लोग को समान के लिए बोल रहा था, एक जैसा निकालना है। तो मान लीजिए C1 का वैल्यू देखिए, लेट C1 का वैल्यू मान लीजिए कि 1 है। क्या ये 1 मान लिए, 1 फराड मान लिए। और वही बातें करना चाहता है C2 का, तो C2 को मान लिए 2। अब हम लोग सबसे पहले CP के लिए बातें कर, सबसे पहले सीरीज में बात कर रहे हैं। तो सीरीज में अगर निकालिएगा तो दोनों को क्या मैं बोले, दोनों को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 2 कीजिए, फिर दोनों को सम कीजिए। तो 1 और 2 3, यानी यहाँ पे सॉल्व किया तो 2/3 आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे तो सिंपल में दोनों को क्या कहते हैं? ऐड करें। तो 1 + 2 यानी कि कीजिएगा तो 3 आ रहा। तो आप लोग को बोला रेशियो क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का रेशियो निकालें। देखिए इसका आ रहा 2/3 है और इसका क्या 3 है। तो इससे के अनुसार अगर आप लोग निकालते हैं तो 2/3 है और एक का केवल 2 है। तो फ्रेंड्स अगर निकालिए तो ये तो गलत आ रहा। इस क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा देखता हूँ, मैं फिर से बता दूंगा कल के वीडियो में। क्लियर है। सॉरी। एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है, तो प्रत्यवर्तक की आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए नहीं बन क्यों नहीं रहा। फ्रेंड्स इसको आप लोग क्या कीजिएगा ना, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा सीरीज के लिए अगर आप लोग करते हैं तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले अगर सीरीज के लिए बात करते हैं, मान लो NS सीरीज के निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला अगर सॉरी ये अपोजिट हो जाता है, मिस्टेक किया था, C1 + C2 होगा। हाँ सॉरी ये जो होता है C1 × C2 कीजिए। देखिए इस फार्मूला से आप लोग बनाइएगा ना, C1 × C2 कीजिएगा, बाई कीजिएगा C1 + C2। अब यहाँ पे कोई वैल्यू को यूज कर लीजिए। अब वही CP अगर निकालिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसके लिए फार्मूला लिखिएगा C1 + C2। चलिए मैं मान लेता C1 और C2 का वैल्यू 5 और 10 मान लेता हूँ, यानी C1 का वैल्यू मान लीजिए 5, तो मैं 5 × 10 करूँगा, फिर 5 + 10 यानी कि 15। अब यहाँ पे 5 + 10 इसको ऐड कीजिए और आप लोग सॉल्व करके देखिए तो क्या रहा, तो 5 का पावर में 10 3 बार में आ रहा। चलिए दूसरा वैल्यू मानिए जो कैंसिल हो सके, यानी कि सिंपल में हम लोग क्या मानते हैं जो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग 20 सॉरी यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू मानते हैं 10 और 20 मान के देखते हैं क्या आता है। तो चलिए 20 40 मानते हैं, यहाँ पे 20 मान लें, यहाँ पे 40 मान लें, फिर दोनों को ऐड करें कितना आ गया 60, फिर दोनों को ऐड करें कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर है। और आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जो बोल रहा था दोनों का अनुपात बोल रहा है श्रेणी बटाइए। तो ऑलमोस्टली अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सॉल्व यानी रेशियो निकालना है, तो रेशियो अगर आप लोग फिर निकालते हैं तो 60 60 कैंसिल हो जाएगा, कन्फ्यूज कर रहा है ये।
तो अगर यहाँ पे निकालते हैं तो टोटल ये 800 आ गया। क्लियर है, 800 ये आ जाएगा, फिर 60। यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ फ्रेंड, लेकिन ये फार्मूला यही होता है। क्लियर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका, तो कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लोगों को सिंक्रोनस स्पीड निकालना। होपफुली आप लोगों को फार्मूला यूज करना पड़ेगा एनएस। तो एनएस का फार्मूला क्या कीजिए, 120 को फ्रीक्वेंसी से गुना कीजिएगा, बाय पी कीजिएगा। क्लियर है, और आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए आरपीएम वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो 1500 लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1500 लिख देंगे, बराबर 120 कर देंगे। अब एफ का वैल्यू आप लोग को पता नहीं तो एफ रन देंगे। अब पोल का संख्या देखिए तो 4 है, तो 4 का पावर में 120 आ रहा 30 बार में। अब 30 का पावर में 1500 आता है आपको कितना बार में, 50 बार में। तो राइट आंसर आएगा 50 हर्ट्स आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नीचे दिए गए परिपथों में ए बी के गिर्द समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। होपफुली फ्रेंड देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो आप लोग का कॉम्बिनेशन लिख रहा है ये आप लोग का पैरेलल में है। किसमें? ये पैरेलल में है। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ये ट्रिक से मैं कर रहा हूँ। तो 1 यानी कि इसको सॉल्व किए तो 1/2 आ गया। अब इसको भी सॉल्व किए तो 1/2 आएगा। क्लियर है, और हम लोग दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को अगर भिन्न का जोड़ किए तो 2/2 कीजिए, यानी इसका राइट आंसर आएगा 1 ओम। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो 1 ओम है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घूर्णी अल्टरनेटर पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया था? होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो हमेशा याद रखिए एक घूर्णी अल्टरनेटर पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया था। देखिए रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग ये कभी नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का भी प्रयोग नहीं करते हैं, वेव वाइंडिंग का भी प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन क्या बचेगा, लैप वाइंडिंग। तो याद रखिएगा एक घूर्णी अल्टरनेटर पे लैप वाइंडिंग करते हैं। कौन सा वाइंडिंग करते हैं? लैप वाइंडिंग करते हैं। क्लियर है, चलिए अब याद रखिएगा, देखिए लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं? ऐसे आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइलों से जुड़े हुए सिरों पर एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। यानी कि देखिए लैप वाइंडिंग अगर आप लोग लिखते हैं सिंपल वे में, आप लोग लैप लिखिए। देखिए अगर लैप लिखते हैं तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए LAP अगर लिखे ना, देखिए LAP लिखे तो इसी में वर्ड्स है। तो देखिए इसमें क्या है, ए बराबर क्या आप लोग का पी, यानी कि जिसमें याद रखिएगा जिसमें कॉइलों से जुड़े हुए सिरे एक दूसरे के चढ़े हुए रहते हैं, यानी ए बराबर पी आ जाएगा। यानी सिर यानी पोल और आर्मेचर की संख्या दोनों अगर इक्वल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लैप वाइंडिंग। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन 73 में आ गया। तो 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाले तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल में फार्मूला यूज करेंगे। तो एनएस का फार्मूला क्या होता है, 120 लिख देंगे इंटू फ्रीक्वेंसी 50 लिख रहा, और पोल की संख्या देखेंगे 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो आप लोग का 1500 आ जाएगा रोटेशन पर मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाला प्रवर्तक यानी कि संधारित्र यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर में कौन सा होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सिंगल फेज बोल रहा, तो लिख रहा विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, फिर लिख रहा टाइमर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर या सेरेमिक कैपेसिटर। तो ऑलमोस्टली आप लोग कर लिए होंगे, तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। क्लियर है, याद रखिएगा सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाले स्टार्टिंग कैपेसिटर विद्युत अपघटनी संधारित्र प्रकार के होते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा सिंगल फेज मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्लियर है। चलिए अब क्या देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति mm होने पर की जाती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट। देखिए हमेशा मैं बताता इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, 30 kV के साथ साथ mm भी होता था, 30 kV mm भी होता था। ठीक है, इतना होने पर किया था, यानी कि प्रति इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 30 होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है 30 kV पर होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा यानी 30 kV RPM प्रति मिमी होना चाहिए। क्लियर है, यह विद्युत का कुचालक एवं ताप का सुचालक होता है। क्लियर है, इसकी विस्कोसिटी कम होता है। वही बातें करना चाहते हैं, इसका न्यूनतम फ्लैश बिंदु जो होता है वह आप लोग पढ़े भी होंगे 140 डिग्री सेल्सियस होता है, यह न्यूनतम फ्लैश बिंदु होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं जो क्लास दे रहा हूँ क्या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? आप लोग क्लास करके देखिए, अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो आप लोग जरूर लिखिएगा। क्लियर है, इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील का होता है। क्लियर है, और ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किस लिए करते हैं? तो ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कैसा लगा 75 मेरा क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोग को क्या नेक्स्ट वीडियो में चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग के पास ऑप्शन है यहाँ पर
कि इसका अगला सेट यानी कि सेट नंबर 13 चाहिए, या फिर मैं सोच रहा था एक क्लासेस आप लोग को जो कौटिल्य क्लासेस का आप लोग देखेंगे नोट्स, उसी को मैं सोच रहा था विस्तार पूर्वक यूट्यूब में बता देने के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों में क्या चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग के कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा। बहुत सारे मेरे भाई बंधु लोग बोलते हैं कि सर आप लोग आंसर की नहीं देते हैं, तो आंसर की का आप लोग देख लीजिए, आंसर की मैं बता देता हूँ। क्लियर है? लेकिन मैं तो बोलता हूँ आंसर की को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो डिस्कस करता हूँ, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अभी देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल से वॉच कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ अगर वॉच करते होंगे ना, तो सारे कंटेंट को मैं मिक्स करके ही आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ, जो आप लोग को एक फ्रेश रिवीजन की तरह मैं आप लोग के लिए भी चला देता हूँ। सोने से पहले मेरा क्लास को देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि सारे नॉलेज को मैं एक जगह पे मर्ज कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग को वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सागर कुमार, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।